अभी सुहाग रात के लिए तैयार नहीं हूँ। तो प्लीज़ सरदार, मुझे अभी मत छुएं। वो लर्जती आवाज़ में बोली और दीवार के साथ सिमट कर खड़ी हो गई। अपने नेट के बारीक जालीदार दुपट्टे को खुद पर लपेटते वो इसकी बेबाक निगाहों से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। इसके खौफ से इसका मासूम दिल तेज़ी से धड़क रहा था। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा हरीम। इस कमरे में तुम मेरी बीवी की हैसियत से खड़ी, ये मत भूलो कि मैं किस मकसद के तहत तुम्हें अपने निकाह में लाया हूँ। मुझे तुमसे अपनी हवेली का वारिस चाहिए, समझी तुम? अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे इस नाजुक वजूद से अपना मकसद पूरे हक से वसूल करूँ। बाहों में भरकर बेड की तरफ धक्का देते इस बेरहम ने सफाकी से कहा और इसके नाजुक होंठों पर झुकते। सरदार की शादी की तारीख तय होते ही पूरी हवेली में तैयारियां शुरू हो गई थीं। किसी के बाजार के चक्कर लग रहे थे, तो कोई शादी के खाने का इंतज़ाम देख रहा था। किसी को सजावट की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और कोई मेहमानों को मदऊ करने का काम सर अंजाम दे रहा था। गर्ज के हर कोई शादी की तैयारियों में मसरूफ़ था, सिवाय एक शख्स के, सरदार रिहान खान के। वो शख्स जिसकी शादी तय की गई थी, वो इस शादी से ऐसे लाताल्लुक़ नज़र आ रहा था, जैसे इसके बजाय किसी दूर दराज के रिश्तेदार की शादी की तैयारियां हो रही हों। वो चाहता था इसका सादगी से निकाह कर दिया जाए और वलीमे की एक दावत हो जाए, लेकिन ये बात इसके ख़ानदान के लोगों को हरगिज़ मंजूर नहीं थी। सरदार रिहान इस ख़ानदान का इकलौता चश्मो चिराग था और इसके वालिदैन अपने सारे अरमान इसकी शादी में ही पूरे कर लेना चाहते थे। अलबत्ता इसने ये शर्त रखी थी कि इसे इन तैयारियों में ना घसीटा जाए, तो वो हर फंक्शन में शिरकत के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर इसे भी तैयारियों में घसीटा गया, तो वह हरगिज़ भी इतने सारे फंक्शंस के हक़ में नहीं है। इसके घर वाले इसकी बात मान गए थे। इसका रिश्ता इसकी खालाजाद रिदा से तय हुआ था। रीदा इससे 2 बरस छोटी थी और वो बचपन से इसके नाम से मंसूब थी। रीदा रेहान को बेहद पसंद करती थी और जब से इसे इल्म हुआ था कि वो इसके नाम से मंसूब है, वो ख़ानदान की हर तकरीब में छुप-छुप कर रेहान को देखती। इसकी कभी रेहान से बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन इसे देखकर ही रीदा का दिन बन जाया करता था। रेहान को भी रीदा बेज़र सी लगती थी। वो रीदा से मोहब्बत में मुब्तला न था, अलबत्ता इसे रीदा बतौर हमसफ़र पसंद थी। इसे लगता था कि रीदा इसके मज़ाज से वाकिफ़ है और इसे रीदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इस बात से भी वाकिफ़ था कि रीदा इससे मोहब्बत करती है, क्योंकि रीदा अपनी मोहब्बत का सबूत कई मर्तबा पेश कर चुकी थी। रीदा का मिजाज बहुत ज़्यादा हंसमुख किस्म का था। वो हर तकरीब में ख़ानदान भर के लोगों से मजाक मस्ती करती पाई जाती थी और सबकी आंख का तारा थी। रीदा 10 और रेहान 12 बरस का था जब वो अपने घर वालों के साथ परदेश चला गया था। इस वक्त वो दोनों ही अपने रिश्ते की नौयत से अनजान थे। जब रिदा 16 वर्ष की हुई तो इसे अपने और रेहान के रिश्ते के मुतालिक इल्म हुआ। इस नई मालूमात को हज़म करने में इसे कई दिन लगे थे। कई दिन तक तो वो गोया सदमे का शिकार रही थी। इसे वैसे तो रेहान को देखे कई वर्ष गुजर चुके थे, लेकिन जितना इसे याद था, रेहान बचपन से ही संजीदा तबीयत का मालिक था और रिदा बचपन से शरारतें करती पाई जाती थी। रिदा का यही सोच सोच कर खून खुश्क हो रहा था कि वो इतने सड़ियल मजाज इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बसर करेगी। लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रिदा की रिहान के लिए पसंदीदगी बढ़ती गई। इसे रिहान के मुतालिक सोचना अच्छा लगता था। जब कोई कज़न इसे रिहान के नाम से छेड़ता तो वो गुलनार हो जाया करती। इसे रिहान की संजीदगी भी पसंद आने लगी थी। जब रिदा 20 वर्ष की हुई तो पूरे 10 साल बाद रेहान और इसके घर वाले अपने शहर वापस चले आए। इनके वापस आते ही हर जगह इनकी दावतें होने लगी। रिदा के घर भी इनकी दावत रखी गई थी और ये पहला मौका था जब अपने रिश्ते की नौयत जानने के बाद वो रेहान को देखने वाली थी। इस दिन रिदा बहुत दिल से तैयार हुई थी। इसने अपना ईद का नफीस सा जोड़ा निकाल कर पहना और इस दिन वो यूं खुश थी गोया इसके लिए ईद का दिन आज ही हो। सारी तैयारियां मुकम्मल थी। रिदा ने आज ख़ास तौर पर मीठा खुद बनाया था। अपनी वो सारी तैयारियों से फारिग होकर तैयार हुई थी कि कुछ ही देर में डोरबेल बजी और वो सब लोग अंदर आते दिखाई दिए। रिदा इतने साल बाद अपनी खाला से मिली तो झिझक रही थी,
लेकिन उन्होंने रिदा को बहुत मोहब्बत से गले लगाया और इसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगे। खाला से बातें करते हुए इसने चोर नज़रों से पीछे देखा तो वहाँ रेहान भी खड़ा हुआ था। अलबत्ता वो इसकी जानिब मुतवज्जा नहीं था। वो रिदा के बड़े भाई से गुफ्तगू था। वो सब ड्राइंग रूम में बैठ गए तो रिदा सबके लिए पानी लेने चली गई। कुछ ही देर में खाने का शोर उठा और खाना खाते हुए भी रिदा की नज़रें बार बार भटक कर रेहान के चेहरे पर जाकर ठहर रही थीं। रेहान अपने चेहरे पर रिदा की नज़रों से अनजान नहीं था। एक बार इसने भी रिदा की जानिब देखा तो नज़रें मिलते ही रिदा ने गड़बड़ाकर अपनी नज़रें फेर लीं। अलबत्ता इसका चेहरा आन की आन में लाल हो गया था। खाने के बाद इसने सबको मीठा सर्व किया। वाह! ये इतना अच्छा ट्राइफल किसने बनाया है? इसकी खाला ने पहला चम्मच मुँह में डालते ही पूछा। ये हमारी प्यारी बेटी ने, रिदा के वालिद ने मोहब्बत से जवाब दिया। रेहान का अब तक मीठा खाने का बिल्कुल दिल नहीं था, इसलिए उसने अभी तक अपने प्याले को छुआ तक नहीं था। लेकिन रिदा का नाम सुनकर इसने भी अपना प्याला उठाया और ट्राइफल खाने लगा। इसे वाकई ये डिश बहुत पसंद आई थी। इस दिन के बाद से ख़ानदान की मुख्तलिफ तकारीब में इन दोनों का आमना सामना होता रहता था, लेकिन तकल्लुफ़ की एक दीवार इनके दरमियान मौजूद थी। अलबत्ता रिदा अपने बाकी कुछ कज़न से इंतहाई बेतकल्लुफ़ थी, क्योंकि वो लोग बचपन से इसके साथ थे। यूं ही एक मर्तबा ईद के मौके पर तमाम लोगों की मामों के घर दावत थी। तमाम कज़न्स छत पर जमा खुशगपियाँ करने में मगन थे। और ईदा क्या इरादा है, हमारे घर कब आ रही हो रुकने? रेहान जो एक कोने में अलग थलग खड़ा आसमान को देख रहा था, अपने मामूजाद के मुंह से रीदा का नाम सुनकर इसके कान खड़े हो गए। बस ये पेपर्स जान छोड़ें फिर आऊँगी। रिदा ने जवाब दिया। रेहान को रिदा के वहाँ अकेले रुकने जाने की वजह समझ नहीं आई। इनके मामों की कोई बेटी भी नहीं थी जो रिदा की दोस्त होती। रेहान को रिदा की अपने मेल कज़न से इतनी बेतकल्लुफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। वो बेआराम महसूस कर रहा था। याद है पिछली बार जब तुम आई थी और हम आइसक्रीम खाने गए थे? वापसी पर अब्बा ने पकड़ लिया था। अब के मामों के छोटे बेटे की आवाज़ गूंजी। हाँ, और फिर चारों को कितनी डाँट पड़ी थी, रीदा ने सोचकर झुरझुरी लेते हुए कहा। इनके मामों के 3 बेटे थे, एक रीदा से बड़ा था और 2 छोटे। क्योंकि इनकी कोई बहन नहीं थी तो इन तीनों की रीदा से बेतकल्लुफ़ी ज़्यादा थी। अलबत्ता रेहान इस सारी तफ़सील से अनजान इस वक़्त बहुत अजीब महसूस कर रहा था। इसे खुद भी अपने इन एहसासात की वजह समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार कुछ देर मज़ीद वहाँ रुकने के बाद रेहान नीचे की जानिब बढ़ा और जाकर सीढ़ियों की ओट में खड़ा हो गया। वो रिदा के मुतवज्जा होने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद किसी एहसास के तहत रिदा ने गर्दन घुमाकर देखा तो इसकी और रेहान की नज़रें चार हुईं। रेहान ने इसे इशारा किया और सीढ़ियाँ उतरता चला गया। पहले तो रिदा को समझ ही नहीं आया कि आया रेहान ने वाक़ई से इशारा किया है या ये इसका वहम है। कुछ देर वो इसी कशमकश में बैठी रही, फिर इसे यकीन होने लगा कि ये इसकी नज़रों का धोखा है। कहाँ रेहान इसकी जानिब देखता भी नहीं था, तो वो सबके बीच इसे इशारा क्यों करेगा? वो इसे अपना वहम समझकर वहीं बैठी रही। नीचे रेहान इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन इसे ना आता देख इसने ऊपर जाती अपनी एक कज़न को कहा कि रीदा से कहे इसे इसकी अम्मी बुला रही हैं। रीदा को अपनी वालदा का पैगाम मिला तो वो नीचे जाने को उठ खड़ी हुई। वो जैसे सीढ़ियों के आखिरी सिरे तक गई, सामने रेहान को मौजूद पाकर एक पल को रुक गई। इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं था। रेहान इसे देखकर इसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। मैंने इतनी देर पहले नीचे आने का कहा था। रेहान ने कुछ बरहमी से कहा। रिदा इसकी बात पर इसे देखकर रह गई। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि रेहान ने वाकई इसे बुलाया था। जी, जी बोलें। इसने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। ये तुम मामों के घर रुकने क्यों जाती हो? रेहान को पूछते हुए कुछ अजीब भी लगा, लेकिन क्योंकि वो दकियानुस सोच का मालिक नहीं था, लेकिन वो चाहकर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। बचपन से मामू मुमानी ने मुझे बेटी समझा है, इसलिए हर साल छुट्टियों में कुछ दिन रुकने जाती हूँ। रिदा ने नासमझी से जवाब दिया। हाँ, लेकिन अब जाने की क्या ज़रूरत है? रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिदा को अपनी बात कैसे समझाए। इनके दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी भी नहीं थी कि वह बआसानी अपने दिल की बात इसे बता देता। वो नहीं चाहता था कि इसकी कोई बात रिदा को बुरी लगे या रिदा इसकी बात से हर्ट हो। अब मतलब अब क्या बदला है? रिदा को वाक़ई इसकी बात समझ नहीं आ रही थी। तुम सोचो ना, ऐसे मुनासिब तो नहीं लगता कि तुम वहाँ रुकने जाओ। इनकी कोई बेटी भी नहीं है, सिर्फ़ बेटे हैं। और फिर तुम जैसे ऊपर कह रही थी कि तुम लोग देर रात अकेले घूमने जाते हो। रेहान ने सोच-सोच कर अल्फ़ाज़ अदा किए तो रिदा का चेहरा सुर्ख़ हो गया।
دیکھو میری بات کا غلط مطلب مت لینا، مجھے بس ایک خیال آیا تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا میں تم پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتا ہوں۔ ریحان نے اس کا چہرہ سرخ ہوتا دیکھ کر اپنی صفائی دینے کے سے انداز میں کہا، نہیں ٹھیک ہے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو میں آئندہ ان کے گھر اکیلے رکنے نہیں جاؤں گی، ردا نے جواب دیا اور مزید کوئی بات سنے بغیر اس کے قریب سے گزر گئی۔ ریحان کو افسوس ہونے لگا کہ اسے ردا کو نہیں ٹوکنا چاہیے تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ردا اس کی اس بات کا کیا مطلب لے گی، لیکن دوسری جانب ردا کو افسوس ضرور ہوا تھا، لیکن اس نے ریحان کی بات کا غلط مطلب ہرگز نہیں لیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی یہ جان کر کہ ریحان اس کی خبر رکھتا ہے اور اسے اس کی باتوں سے فرق پڑتا ہے۔ وہ جانتی تھی کچھ ہی سال میں اس کی شادی ہونے والی ہے، اس لیے وہ ویسے بھی اب ماموں کے گھر یوں رکنے جانا ترک کرنے والی تھی۔ اس کی والدہ اس سے اس متعلق پہلے ہی بات کر چکی تھی۔ ایسے ہی کئی اور مواقع آئے تھے جہاں ردا نے ریحان کا ساتھ دیا تھا، اس کی باتوں کا غلط مطلب نکالنے کے بجائے ہمیشہ اسے سمجھا تھا۔ ریحان بھی اپنی جانب سے پوری کوشش کرتا کہ وہ ردا کو کبھی بھی دکھ نہ پہنچائے۔ ایسا ہی ایک موقع تب بھی آیا تھا جب ریحان نے اپنی شادی کا سلسلہ شروع ہونے سے قبل کہا تھا کہ وہ سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے گھر والوں کو اس بات پر اعتراض تھا، وہ اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتے تھے اور یہی حال ردا کے گھر والوں کا بھی تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی میں اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے، لیکن ردا نے یہاں بھی اس کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ سب جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے دھوم دھام سے کی جانے والی شادیوں کو بہت انجوائے کرتی تھی، لیکن وہ یہاں بھی ریحان کا ساتھ دے کر اسے حیران کر گئی تھی۔ البتہ ان کے گھر والے نہیں مانے تھے اور یوں ان کی شادی میں ہر فنکشن دھوم دھام سے ہونے والا تھا۔ دونوں گھرانوں کے تمام لوگ ان کی شادی سے بے حد خوش تھے، لیکن اس بات سے انجان کہ ان پر کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ ان کی شادی کے دن قریب آ چکے تھے، ردا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتنے سال جس شخص کے خواب دیکھے تھے وہ بآسانی اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ شادی کے تمام فنکشنز ہو چکے تھے اور بارات کا دن آن پہنچا تھا۔ ردا شہر کے مشہور بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی تھی، اسے آئینے دیکھ کر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی خوبصورت بھی لگ سکتی ہے۔ جب ہال میں اس کی انٹری ہوئی تو پورے ہال میں اندھیرا چھا گیا اور سپاٹ لائٹ ردا کے چہرے پر پڑنے لگی۔ ریحان کی نظریں اٹھی تو وہ ردا کو تکتا رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ شاید یہ اس کی محبت تھی جس کی وجہ سے ردا اسے سب سے الگ اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ محبت سا اسے تکتا رہا جب تک کہ وہ اسٹیج کے قریب نہ آ گئی۔ اس کے قریب آتے ہی کسی نے ریحان کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ گویا ہوش میں آتا اسٹیج سے نیچے اترا اور اپنا ہاتھ اس نے ردا کی جانب بڑھایا۔ ردا نے اپنا لرزتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو ریحان نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، گویا اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا ہو۔ ریحان کو ردا کا ہاتھ ٹھنڈا برف ہوتا محسوس ہوا۔ وہ دونوں اسٹیج پر رکھے صوفے کی جانب بڑھے اور وہاں جا بیٹھے۔ کچھ ہی دیر میں کھانے کا شور اٹھا اور ان دونوں کا فوٹو شوٹ ہونے لگا۔ کیمرہ مین کے بتائے پوز کے مطابق ریحان گھٹنے کے بل بیٹھا اور اس نے ردا کا ہاتھ تھام کر سر اوپر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ ردا بھی اس کی جانب ہی نظریں کیے ہوئے تھیں۔ دونوں کی نظروں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور چاہت کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہاں موجود ان کے سارے کزنز ان کا پوز دیکھ کر شور مچانے لگے تو ریحان مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یوں ہی پورے فنکشن کو انجوائے کرتے ہوئے آخرکار وہ لمحہ آن پہنچا جو ہر لڑکی کے لیے مشکل ترین ہوتا ہے۔ چاہے لڑکی اپنے من پسند ہمسفر کا ساتھ پا کر جتنی بھی خوش ہو، لیکن ماں باپ اور بہن بھائیوں سے جدائی کا خیال اسے رلا ہی دیتا ہے۔ یہی حال ردا کا بھی تھا۔ وہ رخصتی کے وقت اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر اتنا روئی کہ وہاں موجود تمام لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مشکل سے سنبھالتے ہوئے اسے گاڑی میں بٹھایا گیا۔ بیٹا، میری بیٹی کو میں بہت مان سے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا، ردا کے والد نے ریحان کو گلے لگاتے ہوئے کہا تو اس نے فرما برداری سے سر خم کیا۔ آپ فکر نہ کریں بھائی، ردا ہمارے لیے بالکل بیٹی جیسی ہے، اور پھر وہ کون سا کسی غیر کے یہاں جا رہی ہے، اس کی اپنی خالہ کا گھر ہے۔ ریحان کی والدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اجازت چاہی۔ چند گاڑیوں پر مشتمل یہ قافلہ گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ردا اور ریحان کی گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر ریحان کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے وہ دونوں اکیلے تھے۔ ماں باپ سے جدائی کا غم کچھ کم ہوا تو آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر ردا کے ہاتھ بھیگنے لگے۔ اس کی کپکپاہٹ محسوس کر کے ریحان نے اچنبے سے اس کی جانب دیکھا۔ اے سی کم کروا دوں اگر سردی لگ رہی ہے تو؟ ریحان نے اس کی جانب جھکتے آہستہ آواز میں کہا۔ ردا نے جواب دینے کی بجائے نفی میں سر ہلایا۔
ये कपकपाहट आने वाले लम्हात की वजह से थी। कुछ ही देर में इनका घर आ गया और रिदा का इस्तकबाल आतिशबाजी और फूलों की बौछार से किया गया। वो ये सब देखकर अपनी किस्मत पर रश्क कर रही थी। इसकी सास ने वहाँ मौजूद नौकरों को इन दोनों के सर से वार कर कई हजार रुपए की नोट दे दिए। चंद रस्मों के बाद रिदा को रेहान के कमरे में ले जाया गया। रिदा वहाँ बैठी आने वाले वक्त के मुतालिक सोच रही थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया, लेकिन रेहान कमरे में ना आया। बैठे बैठे रिदा की कमर अकड़ने को थी। अभी वो सोच ही रही थी कि क्या करे कि इतने में हल्का सा खटका हुआ और दरवाज़ा खुलता चला गया। रेहान की कमरे में मौजूदगी को महसूस करते ही रिदा ने गोया अपनी सांस भी रोक ली। वो अपना चेहरा घूंघट में छुपाए इसकी सेज सजाए बैठी थी। रेहान ने इसके नज़दीक बैठते हुए पहले इसका हाथ थामा। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद इसने आगे बढ़कर रिदा का घूंघट उल्ट दिया और उसे महबीत सा होकर तकने लगा। इसकी नज़रें मुसलसल अपने चेहरे पर महसूस करते रिदा का चेहरा सुर्ख होने लगा और इसने अपना चेहरा झुका लिया। रेहान ने आगे होते दराज से एक बॉक्स निकालकर रिदा की जानी बढ़ाया। रिदा ने वह बॉक्स खोला तो अंदर डायमंड का एक नाजुक लेकिन कीमती सेट मौजूद था। रिदा की नज़रों में स्टाइश उभरी। कैसा लगा? रेहान ने सवाल किया तो रिदा ने नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा। बहुत प्यारा है, इसने सादगी से जवाब दिया। खुशी इसके चेहरे पर साफ महसूस की जा सकती थी। ये तुम हमेशा पहने रखना। रेहान ने गोया फरमाइश की तो इसने इस बात में सर हिलाया। फिर वो अपनी ज्वेलरी उतार कर चेंज कराई। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल सुलझा रही थी जब रेहान वही ज्वेलरी बॉक्स लिए इसके पीछे आ खड़ा हुआ। इसने रिदा का रुख अपनी जानिब किया और इसे इस बॉक्स में मौजूद सेट पहनाने लगा। अब ज़्यादा हसीन लग रहा है। आखिर में इसे अंगूठी पहनाने के बाद रेहान ने इसका हाथ थामे रखा और तनकीदी नज़रों से देखते हुए गोया अपनी पसंद को सराहा। रिदा इसकी तारीफ सुनकर मुस्कुरा दी। फिर इसने धीरे से इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसके सुर्ख लबों पर झुकते इसकी मुस्कुराहट को कैद कर लिया। रिदा की सांसें इस पहले शिद्दत भरे लम्स की ताब न लाते बिखरने लगी थी। रिहाई मिलने पर वो इसके कंधे पर सरक कर गहरे गहरे सांस भरने लगी, जबकि वो इसके चेहरे को अपने सीने से निकालता इसके लबों पर दीवानावर झुकते शिद्दतें लौटाने लगा था। इसने रिदा की कमर में हाथ डालकर इसे अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लिटा दिया। बेड पर लिटाने के बाद वो साइड लैंप ऑफ करता इसके नाजुक वजूद पर साया कर गया था। इनकी ज़िंदगी खुशगवार थी। रिदा जितनी अच्छी बीवी थी, रेहान भी उतना ही अच्छा हमसफ़र था। देखने वाले इनकी जोड़ी पर रश्क करते थे। शादी के बाद वो लोग कई ममालिक घूमने गए थे। ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अपने डगर पर चल रही थी। वो दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर बेहद खुश थे। लेकिन कुछ था जो अभी तक नामुकम्मल था। अब अक्सर बातों बातों में रिदा को सुनाया जाने लगा था। इनकी शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था। इनकी शादी के बाद जिन लोगों की शादियां हुईं वो सब साहिबे औलाद हो चुके थे, लेकिन रिदा की गोद खाली थी। रेहान ने इसे आज तक इस बात का एहसास नहीं दिलाया था, लेकिन इसकी सास कभी कभार इसे बातों ही बातों में जता देती थी कि इनकी कितनी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे की औलाद की खुशी देख सकें। रिदा इनकी ख्वाहिश सुनकर शर्मिंदगी से सर झुकाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इसकी अपनी वालदा भी इसे डॉक्टर के पास ले जाकर इसका चेकअप करवा चुकी थी। इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थीं, लेकिन वो इस खुशी से महरूम थी। वो जब कभी रेहान के सामने इस बात का जिक्र करती तो रेहान हमेशा बात बदल देता। इसे औलाद की खुशी से ज़्यादा रिदा के साथ की खुशी ज़्यादा अजीज़ थी। लेकिन दूसरी जानिब रिदा को अब अपनी महरूमी का शिद्दत से एहसास होने लगा था। वो बहुत कोशिशों के बाद रेहान को भी टेस्ट करवाने के लिए मजबूरन ही सही, लेकिन राज़ी कर चुकी थी और इसकी समझ से बाहर था कि दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बावजूद वो इस खुशी से क्यों कर महरूम थे। वो जानती थी ये सब अल्लाह की देन है और वो रातों को उठ उठ कर परवरदिगार से अपने घर की खुशी मांगती थी। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता इसके ससुराल वालों के ताने बढ़ने लगे। पहले वो इशारा किनाइयों में इस बात का जिक्र करते थे या दबे लफ्ज़ों में, लेकिन अब बेबाक दहल रिदा को एहसास दिलाया जाता था और ना सिर्फ इसे एहसास दिलाया जाता बल्कि अब इसके कानों में रेहान की दूसरी शादी की बातें गूंजने लगी थीं। रेहान इस सब से बेखबर था, लेकिन रिदा जानती थी कि वो ज़्यादा देर अपने घर वालों के खिलाफ जाकर रिदा का साथ नहीं दे सकेगा और फिर इनके दबाव में आकर आखिर रेहान वही फैसला करेगा जो इसके घर वाले चाहते हैं। रिदा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस परेशानी से खुद को
कैसे निकाले। इसने रेहान के सामने एक मर्तबा बच्चा अडॉप्ट करने की बात की थी, तो रेहान का रद्द-ए-अमल इसकी सोच के बिल्कुल खिलाफ था। वो बच्चा अडॉप्ट करने के हक में नहीं था और इसने रिदा को भी सख्त सुस्त सुनाई थी। मैंने कभी तुम पर औलाद के हवाले से दबाव नहीं डाला है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये चीज़ें हमारे बस से बाहर की हैं, तो फिर तुम क्यों हर थोड़े दिन बाद एक ही मौजू को छिड़कर अपना और मेरा मूड खराब करने पर तुली रहती हो। रेहान की बातें सुनकर रिदा की आंखों से आंसू टपकने लगते। वो इसे क्या बताती कि इसने रिदा पर कोई दबाव नहीं डाला था, लेकिन बाकी हर इंसान इस पर दबाव डाल रहा था। रेहान, आपने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन अम्मी, तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया है कि अम्मी को बीच में नहीं लाया करो। वो माँ है मेरी, अगर वो कुछ कह भी देती हैं तुम्हें, तो क्या तुम इनकी बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती हो। रेहान ने रिदा की बात काटकर सख्त लहजे में कहा। रिदा इसे कह ना सकी कि वो पिछले 5 सालों से इनकी बातों को ही तो नज़रअंदाज कर रही थी, लेकिन अब वो रेहान की दूसरी शादी के मंसूबे बना रही हैं और रिदा इस बात का चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। रिदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे मशवरा ले। अगर वो अपनी अम्मी को सब बताती तो वो यकीनन इसकी सास से बात करती और इस तरह मामला बिगड़ सकता था। वो अपनी अम्मी को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। इसने बहुत सोच विचार के बाद अपनी भाभी से मशवरा करने का सोचा और इसी सोच को अमली जामा पहना इसने उसी रात रिहान से अपने मायके जाकर रहने की इजाज़त मांग ली। अचानक से खैरियत तो है? रेहान इसकी बात सुनकर हैरान हुआ। वो यूं अचानक अपने मायके नहीं जाया करती थी और शादी के इन 5 सालों में रुकने के लिए तो वो बहुत कम मर्तबा गई थी। हमेशा वो सुबह जाती और रात को वापस आ जाती। जी खैरियत है, भाभी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी अम्मी बहुत याद कर रही हैं, तो मैंने सोचा चंद दिन रुक आऊं। रिदा ने पहले से सोचा हुआ बहाना पेश किया तो रिहान ने मुतमईन होते हुए सर हिला दिया। ठीक है, सुबह छोड़ आऊँगा तुम्हें। रेहान रजामंदी का इजहार करते हुए सोने के लिए लेट गया, लेकिन रिदा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। इसने सारी रात बेचैनी से करवट बदल बदल कर सुबह होने का इंतजार किया। अगले दिन वो अलल सुबह अपने मायके पहुंच चुकी थी। वो अपनी भाभी को अपनी आमद की इत्तला पहले ही दे चुकी थी, इसलिए उन्होंने इसके और रेहान के लिए नाश्ते में बहुत एहतमाम किया था। हालांकि रेहान घर से नाश्ता करके आया था, लेकिन इनका एहतमाम देखकर वो डाइनिंग टेबल पर सबके साथ बैठ गया। कुछ देर वहां गुजारने के बाद रेहान ने इजाज़त चाही। इसे ऑफिस जाने में देर हो रही थी। रेहान के जाने के बाद इसके वालिद और भाई भी अपने अपने काम पर चले गए। अब रिदा को बस अपनी अम्मी के सोने का इंतज़ार था। वो जानती थी कि इसकी अम्मी दोपहर में ज़रूर सोती हैं और यही वो मौका था जिसकी रिदा मुंतज़िर थी। वो अकेले में अपनी भाभी से बात करना चाहती थी। चंद ही घंटों में इसे ये मौका मिल गया तो वो अपनी अम्मी के सोने की तसल्ली करके अपनी भाभी के पास किचन में पहुंच गई। अरे रिदा, तुम यहाँ क्यों आ गई? अम्मी के पास बैठो ना, खाना बस तैयार होने वाला है। इसकी भाभी ने आहट पर सर उठाया तो इसे किचन में पाकर मुस्कुराते हुए मुखातिब किया। अम्मी सो गई हैं और आप खाने को छोड़ें। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, रिदा ने अपना इत्तराब छुपाते हुए कहा। हाँ कहो, सुन रही हूँ, उन्होंने बेध्यानी से कहा। ऐसे नहीं भाभी, इसको बंद करें और मेरे कमरे में चलें। रिदा ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया और भाभी का हाथ पकड़ती इन्हें कमरे में ले गई। हाँ अब बताओ, ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है? कमरे में जाकर बैठते हुए इसकी भाभी ने ज़रा मजाक कहा, लेकिन अपनी बात के जवाब में रिदा की आंखों में जमा होते आंसू देखकर वो फौरन उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ है, बताओ मुझे, रो क्यों रही हो तुम? उन्होंने इसे बेड पर बिठाते हुए पानी का गिलास थमाते हुए पूछा। भाभी, पहले आप वादा करें, आप ये बात किसी से डिस्कस नहीं करेंगी, अम्मी और भाई से भी नहीं। रिदा ने अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा तो उन्होंने इसे देखकर सर हिलाया। नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन मुझे तो बताओ क्या हुआ है तुम्हें? भाभी, आप तो जानती है ना, मेरे सास इतने अरसे से मुझे औलाद ना होने के ताने देती रही हैं, लेकिन अब तो वो रेहान की दूसरी शादी की तैयारियां कर रही हैं। रेहान को ये सब नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ वो अपने घर वालों के खिलाफ ज़्यादा देर तक अपने फैसले पर कायम नहीं रह सकेंगे। भाभी, मेरा क्या होगा? मेरा तो घर उजड़ जाएगा अगर रेहान ने दूसरी शादी कर ली तो। रिदा बात बताते बताते फुट फुट कर रो दी। इसकी भाभी इसके मुंह से रेहान की दूसरी शादी का सुनकर शौक की कैफियत में आ गई थी, लेकिन इस वक्त इन्हें रिदा को संभालना था। रिदा, चुप हो जाओ, हम कुछ सोचते हैं। इस सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तो तुम्हें सज़ा भी नहीं मिलेगी। उन्होंने रिदा से ज़्यादा खुद को हौसला देते हुए कहा।
ऐसा करते हैं, तुम्हारी सास से बात करते हैं, इसकी भाभी ने सोच कर कहा। तो रिदा ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं भाभी, अभी तो वो छुप कर ये सब कर रही हैं। अभी वो किसी लड़की की तलाश में है और उन्होंने रेहान से बात भी नहीं की है। अगर हमने इससे बात की और ये बात रेहान के सामने आ गई तो वो अपनी कोशिशें मजीद तेज कर देंगी, फिर इन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। रिदा की बात सुनकर इसकी भाभी सोच में पड़ गई। कह तो तुम ठीक रही हो, हमें कुछ और ही करना पड़ेगा। भाभी मैं जानती हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी सास रिहान की दूसरी शादी करवा कर ही रहेंगी। इसने मायूसी से कहा। अगर हम दूसरी शादी की वजह ख़त्म कर दें तो? भाभी ने पुरसोच अंदाज में कहा। मतलब? रिदा को इनकी बात समझ नहीं आई। मतलब अगर तुम इन्हें औलाद की खुशी दे दो तो वो रेहान भाई की दूसरी शादी का इरादा तर्क कर देंगी ना? रिदा ने इनकी बात सुनकर इन्हें हैरत से देखा। मेरा मतलब है बच्चा अडेप्ट कर लो, उन्होंने मजीद वजाहत दी। रेहान से बात की थी, वो नहीं माने, रिदा ने मायूसी से कहा। फिर तुम इनकी दूसरी शादी हो जाने दो। भाभी की बात पर रिदा ने इन्हें तड़प कर देखा। देखो, अगर तुम अपनी सास की मुखालफत करोगी तो वो रेहान भाई को मनाने की खातिर तुमसे बदजन करने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर तुम इस शर्त पर मान जाओ कि लड़की तुम्हारी पसंद की होगी तो तुम ऐसी लड़के से इनकी शादी करवा सकती हो जो कभी तुम्हारे मुकाबिल आने या तुम्हारा घर उजाड़ने का सोच भी न सके। इस तरह तुम अपनी सास को भी अपनी टीम में रख सकोगी। भाभी ने इसके कुछ कहने से पहले वजाहत दी। लेकिन कोई ऐसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी, और कोई भी लड़की मुझसे दबकर क्यों रहेगी? आखिर वो रेहान को उला देगी और मैं, मेरे पास है ही क्या रेहान को देने के लिए? रिदा ने उदासी से कहा। ऐसी लड़की तुमसे दबकर रहेगी जिसकी मजबूरी को तुम खरीद लो। भाभी की आंखों में चमक। वो इस वक्त बस रिदा को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो सिर्फ इसकी नंद नहीं बल्कि बहुत अच्छी दोस्त थी। वो इस वक्त इस दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोच रही थी जिसके मुतालिक वो ये जालमाना बातें कर रही थी। किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करो जिसे इसके घर वालों के लिए पैसों की ज़रूरत हो। तुम इसकी पैसों की ज़रूरत पूरी करोगी और वो रेहान भाई को उला देगी, लेकिन तुमसे दब कर रहेगी। इसने अपनी भाभी की बात सुनकर सर हिलाया। ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ हमें? है मेरी नज़र में ऐसी लड़की, जब ज़रूरत पड़े तब मुझे बताना। इन दोनों ने यहाँ बैठे चंद फैसले लिए, ये जाने बगैर कि दूसरी जानिब रेहान से इसकी वालदा क्या बात कर रही हैं। अम्मी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं रिदा से मोहब्बत करता हूँ और मुझे भी औलाद की ख्वाहिश है, लेकिन इसके लिए मैं रिदा को तनहा नहीं कर सकता। और फिर इसमें रिदा की क्या गलती है जो इसे सज़ा दी जाए? रेहान ऑफिस से आया तो इसकी माँ ने इससे दूसरी शादी की बात की। रिदा चंद दिन तक घर पर नहीं थी। ये एक अच्छा मौका था रेहान को मनाने का, लेकिन वो तो बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। बेटा, लेकिन क्या हम इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अगर तुम्हारी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी तो ये दौलत, ये जायदाद, ये हवेली, ये सब इन लोगों को मिल जाएगा जो इसके हकदार भी नहीं हैं। उन्होंने रेहान को समझाने की कोशिश की। जायदाद के लिए दूसरी शादी कर लूँ मैं? रेहान ने तंजिया कहा। देखो, अगर तुम मान जाओ तो मैं कल ही लड़की वालों को बुलवा लूँगी। मैंने लड़की भी पसंद कर ली है, अभी रिदा भी यहाँ नहीं है। कोई मसला नहीं होगा, वो तो जैसे सब तय किए बैठी थी। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं रिदा को धोखा नहीं दे सकता, रेहान ने कतियत से कहा और उठकर कमरे की जानिब बढ़ गया। इसकी अम्मी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे कैसे मनाए, लेकिन इतना वो जानती थी कि वो रेहान को रिदा के आने से पहले मना लेंगी, और यही हुआ था। वो बार बार रेहान को अपनी बात मानने पर मजबूर करती रही और आहिस्ता आहिस्ता रेहान की मज़ाहमत दम तोड़ती गई। वो रिदा से बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन अपनी वालदा को भी बार बार इनकार नहीं कर सकता था। आज तक इसे औलाद की महरूमी का एहसास इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि इसने इस मुतालिक कभी सोचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो सोच रहा था इसे ये महरूमी खिल रही थी। हाँ, इसे भी औलाद चाहिए थी। वो अपनी जायदाद का वारिस चाहता था। इसे अपनी नस्ल आगे बढ़ानी थी। आखिरकार वही हुआ जिसका रिदा को डर था। रेहान मान गया था। इसकी वालदा ने अगले रोज़ ही लड़की वालों को बुलवा लिया था। इस रोज़ रिदा सबसे अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। इसका इरादा नहीं था, लेकिन फिर वो अचानक ही अपने ससुराल वापस जाने के लिए निकल गई। लेकिन वहां पहुंचते ही इसके सर पर गोया पहाड़ टूट गया था। लॉन्च में दाखिल होते ही जो मंजिर इसने देखा वो इसकी बेनाई छीन गया था। सोफे पर मेहमान बैठे थे और वहां मौजूद तैयारियों से साफ पता चल रहा था कि रिश्ते की बात हो रही है। रिदा दरवाज़ा थामकर गिरते गिरते बची। खटके की आवाज़ पर सबने दरवाजे की जानिब देखा। रिदा पर सबसे पहले रेहान की नज़रें ही गई थीं।
वो फौरन उठकर इसकी जानिब बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो इसे थाम कर उठाता, रिदा ने हाथ के इशारे से इसे रोक दिया। वो खुद उठ खड़ी हुई। क्या हो रहा है यहाँ? इसने तेज आवाज में रेहान की आंखों में देखते हुए पूछा। तुम अंदर जाओ, मैं आकर बताता हूँ, रेहान ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन वो इसकी जानिब मुतवज्जा ही नहीं थी। वो अब मेहमानों की तरफ बढ़ रही थी। अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दो कि मैं रेहान की बीवी हूँ। रेहान शादीशुदा है। वो अपनी तरफ से मेहमानों पर बम फोड़कर कमरे की जानिब बढ़ गई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि रेहान की वालिदा ये बात पहले ही मेहमानों को बता चुकी थी। ये क्या बदतमीजी थी? रेहान इसके पीछे कमरे में आया और गुस्से से इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए कहा, और आप जो कर रहे हैं वो कौन सी तमीज के जुमरे में आता है? रीदा ने दो बुदू जवाब दिया, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, रीदा की सास इनके कमरे में आ गई। छोड़ दो रिहान, वो गुस्से में हैं। मेहमान जा रहे हैं, इन्हें जाकर सी ऑफ करो और फिर हम आराम से बात करेंगे, उन्होंने रेहान के सामने शरीर लहजे में कहा। रेहान हुनकारा भरता वहां से बाहर चला गया। इसकी वालिदा भी इसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। रीदा बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गई। इसका दिमाग माउफ हो गया था। अभी इसे समझ आ रहा था कि इसे सुबह से बेचैनी क्यों हो रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब इतना जल्दी हो गया था। फिर अचानक इसे याद आया कि इसने भाभी के साथ क्या तय किया था। इसे अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। इसे ये रद्द अमल देकर रेहान को अपने खिलाफ नहीं करना था। अभी वो यही सोच रही थी कि रेहान कमरे में आया, साथ इसकी वालिदा भी थी। बेटा देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अपने घर का सोना आंगन हमें खाने को दौड़ता है। तुम सोचो, रेहान की शादी के बाद इसकी औलाद होगी तो वो तुम्हारी भी तो औलाद जैसी होगी ना, उन्होंने रिसान से कहा तो रिदा उठ खड़ी हुई। जी ठीक कह रहे हैं आप लोग, मैं राजी हूँ, लेकिन बस एक शर्त है मेरी, रिदा ने अपने मंसूबे के हिसाब से कहा। कैसी शर्त? उन्होंने पूछा। रेहान की शादी मेरी मर्जी की लड़की से होगी, रिदा ने कहकर इनकी जानिब देखा। लेकिन मैं लड़की पसंद कर चुकी हूँ और वो रेहान को भी पसंद है, रिदा की सास ने एहतजाजन कहा और रेहान की जानिब देखा। रेहान खुद भी उलझा हुआ था। मैं जब इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ तो आप लोग मेरी इतनी सी शर्त तो मान ही सकते हैं, रिदा ने कहा। ठीक है, मुझे मंजूर है, रेहान ने अपनी वालिदा के जवाब देने से पहले कहा। इसकी वालिदा क्लिस कर रह गई, लेकिन बादल नख्वासा इन्हें इस बात पर राजी होना पड़ा। वह हैरान थी कि रिदा इतनी आसानी से कैसे मान गई, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज़्यादा देर नहीं सोचा और बाहर निकल गई। रेहान इससे कुछ बात करना चाहता था, लेकिन रिदा इसे मौका दिए बिना कमरे से निकल गई। अगले चंद दिन रिदा रेहान को यूं ही नज़रअंदाज करती रही। अपनी रूटीन की तमाम जिम्मेदारियां पूरी करने के बावजूद वो इसे हम कलाम नहीं होती थी। रेहान बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा नाकाम हो जाता। कल हमें लड़की वालों के घर जाना है, मैंने आंटी को बता दिया है। रात को सोने से कबिल रिदा ने अचानक बिना मुखातिब किए इसे इत्तला दी और सोने के लिए लेट गई। अगले दिन इसकी भाभी इसके ससुराल आ गई और वो सब लड़की वालों के घर जाने के लिए रवाना हो गए। वो 2 दिन कबिल भाभी के साथ जाकर लड़की से मिल आई थी। लड़की की माँ बीमार थी और इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी। रिदा ने वादा किया था कि वो तब तक इसके मायके वालों का खर्च उठाती रहेगी जब तक वो रिदा के शोहर की दूसरी बीवी बनकर इसके घर रहेगी। लड़की की माँ फौरन मान गई थी, क्योंकि वो रेहान को जानती थी और बेशक दूसरी ही सही, वो चाहती थी इसकी बेटी रेहान की बीवी बन जाए। वो लड़की अलबत्ता दिली तौर पर राजी नहीं थी, लेकिन इससे किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया था। फिर वो सब रिश्ता देखने गए तो रिश्ता ओके कराए। इसकी सास को लड़की की गुर्बत पर एतराज़ था, लेकिन रिदा ने इन्हें जवाब देकर मुतमईन कर दिया था। वो मुतमईन हुई थी या नहीं, लेकिन खामोश ज़रूर हो गई थी। चंद ही दिनों में सादगी से इनकी शादी कर दी गई थी और चंद लोगों पर मुश्तमिल बारात इस लड़की को दुल्हन बनाकर रिदा के ससुराल ले आए थे। रिदा ने इसके लिए एक कमरा तैयार कर दिया था। वही इसे कमरे में छोड़ने आई थी। मैंने तुमसे अपना शोहर बांटा है, लेकिन अगर तुमने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े दम तोड़ देगी और तुम भी इस घर से निकाल दी जाओगी। मेरे साथ अच्छी बनकर रहोगी तो सब तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे। इसने हरीम का बाजू पकड़कर सख्ती से कहते इसे अपने हाकमाना अंदाज से बहुत कुछ बावर करवा दिया और इसके सर हिलाने पर बाहर चली गई। कुछ ही देर में रेहान कमरे में आ गया। हरीम इस वक्त बहुत डरी हुई थी। रेहान जैसे ही इसके नज़दीक बैठा वो उठ खड़ी हुई। मैं अभी सुहागरात के लिए तैयार नहीं हूँ, पर प्लीज़ सरदार मुझे अभी मत छुएं, वो लर्जती आवाज़ में बोली और दीवार के साथ सिमट कर खड़ी हो गई।
اس ने कोई भारी दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना हुआ था, बल्कि एक गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था, जिसका नेट का जालीदार दुपट्टा इसके जिस्म के नशीब फराज को छुपाने में नाकाम था। न जाने मलकियत का एहसास था या क्या, रेहान इसे बेबाक निगाहों से तके जा रहा था। वो खुद को मुकम्मल बेखुद महसूस कर रहा था। हरीम अपने नेट के बारीक जालीदार दुपट्टे को खुद पर लपेटते उसकी बेबाक निगाहों से खुद को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके खौफ से इसका मासूम दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा, रेहान ने खुमार भरे लहजे में कहा। हरीम, इस कमरे में तुम मेरी बीवी की हैसियत से खड़ी हो। ये मत भूलो कि मैं किस मकसद के तहत तुम्हें अपने निकाह में लाया हूँ। मुझे तुमसे अपनी हवेली का वारिस चाहिए, समझी तुम? अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारे इस नाजुक वजूद से अपना मकसद पूरे हक से वसूल करूँ। वो उठा और इसकी जानिब बढ़ने लगा। हरीम पीछे कदम उठाने लगी, लेकिन वो दीवार से चिपक कर खड़ी थी। मजीद क्या पीछे जाती? बाहों में भरकर बेड की तरफ धक्का देते इस बेरहम ने सिफाकी से इसके नाजुक होंठों पर झुकते शिद्दतें लौटाने लगा। इसकी शिद्दतों पर इसके नाजुक होंठ जलने लगे थे। वो इस वक्त अपने हवासों में नहीं था। इसकी बोसों की बुछार से वो नाजुक जान सिसकियां भरते रोने लगी थी, लेकिन रेहान इसके आंसू नज़रअंदाज करता, इसकी धोदिया सुराहीदार गर्दन में चेहरे को छुपाता, इसकी गर्दन को शिद्दत से काटता सुर्ख निशान बनाने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो इसकी रूह की गहराइयों में उतर कर अपनी दरिंदगी इसके वजूद पर अंडेलता, इसकी नज़रों के सामने अचानक से रीदा का चेहरा घूम गया। वो उठ खड़ा हुआ यकदम, जैसे वो होश में आया। न जाने इसे कुछ देर के लिए क्या हो गया था। वो कमरे से बाहर चला गया। हरीम पूरी रात रोती रही। अगले दिन रीदा इसके कमरे में गई तो हरीम ने इसे सारी बात बता दी। रीदा जितना हैरान होती कम था। इसे रेहान से ये उम्मीद नहीं थी। वो यही सोचती नीचे आ रही थी जब इसने अपनी सास की बात सुनी, जो किसी से कॉल पर कह रही थी कि तुमने जो दवा दी थी मैंने रेहान को खिला दी थी। मुझे पता था ऐसे तो वो रिदा को छोड़कर इसके पास नहीं जाएगा, लेकिन इस दवा के बाद अपने हवास कायम रहेंगे तो इसे रिदा याद रहेगी ना। इनकी बात सुनकर रिदा के कान साई साई करने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी सास इस हद तक जा सकती है, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो किसी को भी ये बात बताएगी तो कोई इसकी बात का यकीन नहीं करेगा। इसे अब हरीम को ही अपने साथ करना था। वो हरीम के पास गई तो हरीम अब फ्रेश होने जा चुकी थी। वो वहीं इसका इंतज़ार करने लगी और फिर वो दोनों एक साथ बाहर आईं। रिदा ने हरीम के लिए नाश्ते में खूब एहतमाम किया था। ये सब करते इसका दिल कट रहा था, लेकिन वो जानती थी इसकी ज़रा सी मज़ाहमत भी इसके शौहर को इससे दूर कर देगी। रेहान सुबह से न जाने कहाँ था, किसी ने इसे नहीं देखा था, ना वो कॉल उठा रहा था। जब सब नाश्ता कर चुके तब रेहान घर में आया और इसने रिदा को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो इसके साथ कमरे में गई तो रेहाने से सारी बात बता दी। मुझे हैरत है आप पर, लेकिन मैं आपके रात के रवैये की वजह जानती हूँ और ये भी जानती हूँ आप मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए जाने दें। रिदा ने गोया बात खत्म की। रेहान का सर अब तक दर्द की शिद्दत से फट रहा था, इसलिए इसने ज्यादा बात फुर्स नहीं किया और जाकर लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में जा चुका था। हरीम को इस घर में सिर्फ रिदा ही ठीक लगी थी। रेहान से वो डर चुकी थी और अपनी सास इसे बहुत चालाक खातून लग रही थी और इसने सोचा था वो इनसे फासला बना कर रखेगी। हरीम का अपनी जानिब झुकाव महसूस करते रिदा के दिल में भी इसके लिए नरम गोशा पैदा होने लगा था। हरीम, तुम जाओ कमरे में, ये सब मैं देख लूंगी, रिदा ने हरीम से रात के खाने के बाद कहा। इसकी शादी को एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन पहली रात के बाद से रेहान इसके कमरे में नहीं गया था। हरीम भी सारा दिन इससे छुपती फिरती थी। हरीम इसकी बात पर सर हिलाती कमरे की जानिब गई, लेकिन रेहान को वहां विराजमान देख इसके कदम थम गए। इसे रुकता देख रेहान उठा और कदम कदम इसकी जानिब बढ़ाने लगा। इसके करीब जाकर नरमी से इसने हरीम का हाथ थामा और इसे लिए अंदर की जानिब बढ़ा। हरीम अब भी हल्का हल्का कांप रही थी। हरीम, मैं तुमसे उस दिन के रवैये के लिए मुआफ़ी चाहता हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। इस रोज़ न जाने क्या हो गया था। रेहान ने नज़रें झुकाकर कहा तो हरीम ने नफ़ी में सर हिलाया। आपको मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसने जवाबन कहा। रेहान मुस्कुराया और इसे तकने लगा। आज इसकी निगाहों में अब बेबाकी की जगह इज्जत थी और हरीम को मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत की ही तमन्ना थी और वह इसके छूने पर रेत की तरह बिखरती चली गई। इसके नाजुक वजूद में वो खुद को शिद्दत से समाता इसकी रूह में उतर गया था। वो दो जिस्म यकजान हुए तो रात की चांदनी इनके मिलन पर मोहब्बत बनकर बरसी थी। रिदा और हरीम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों को ही एक दूसरे का वजूद बुरा नहीं लगता था।
और इसमें ज़्यादा हाथ हरीम का था, जो रिदा को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती। वो यही मानती थी कि इसे इतना अच्छा शौहर रिदा की बदौलत ही नसीब हुआ है। रेहान की कोशिश होती थी कि जितना मुमकिन हो दोनों में इंसाफ कायम रख सके। शादी के 1.5 साल बाद हरीम को औलाद की नेमत से नवाज दिया गया था। इस अरसे में रिदा ने इसका बहुत ख्याल रखा था। रिदा की सास अक्सर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इजहार करती कि रिदा की अच्छाई के पीछे ज़रूर कोई चाल है, लेकिन रिदा इन्हें नज़रअंदाज करती। हरीम ने तो अव्वल रोज़ से ही इनसे फासला बनाए रखा था। रिदा हरीम की हर बात का खुद ख्याल रखती थी। हरीम के यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई थी। सब इसके सदके वारी जाते थे। रिदा को लगा था अब शायद हरीम इसकी जगह इस घर में कम करने की कोशिश करेगी, लेकिन हरीम का ऐसा कोई इरादा ना था। वो एक बेज़रर सी लड़की थी जो चालों से परे रहती थी। इसीलिए इसने अपने बेटे का नाम भी रिदा की पसंद का रखा था। हरीम का बेटा 1.25 साल का था जब एक रोज़ रिदा अचानक किचन में बेहोश होकर गिर पड़ी। इसकी तबीयत सुबह से बोझल थी, लेकिन वो नज़रअंदाज कर रही थी। इसे गिरता देख हरीम ने फौरन रेहान को और डॉक्टर को कॉल की। कुछ देर में डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सब खुशी से झूम उठे। अल्लाह ताला ने रिदा की बेगर्ज मुखलसी के इवज इसके आंगन में भी फूल खिला दिए थे। अब के हरीम ने इसका उतना ही साथ दिया जितना रिदा ने हरीम का ख्याल किया था। और फिर रिदा के यहाँ फूल सी बेटी की पैदाइश हुई। इसकी पैदाइश पर रिदा के मायके वाले इसे मिलने आए तो इसने अपनी भाभी का हाथ थाम लिया। भाभी, अगर मैंने आपके मशवरे पर अमल ना किया होता तो आज मेरी जिंदगी में यूँ सुकून ना होता, इसने शुक्रगुजारी से कहा। तो इसकी भाभी ने मुस्कुराकर इसका चेहरा हाथ में भरा। मैंने सिर्फ मशवरा दिया था, लेकिन मशवरा देते हुए भी मेरा दिल कट रहा था। तुमने अजीम सब्र का मुजाहिरा किया है, ये सब इसी सब्र का फल है। इसकी बात सुनकर रिदा मुस्कुरा दी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ये। हरीम ने अंदर आते हुए लुकमा दिया तो इसकी भाभी ने शुक्र अदा किया कि इसका दिया मशवरा रिदा और हरीम दोनों के हक में अच्छा साबित हुआ। खत्म चुत। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।